हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने बोर्ड परीक्षा की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे, जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। पूरी लगन के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ जो आप पढ़ाई में लगे हुए हैं। प्यारे बच्चों, आज की क्लासेस आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस क्लास में क्लास 12 आर्ट्स के जितने भी विद्यार्थी हैं, हिस्ट्री का जो चैप्टर 4 है विचारक, विश्वास और इमारतें, जो कि सांस्कृतिक विकास, जो कि 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक के पूरे विकास के बारे में हम लोग जो है समझने वाले हैं। देखिए, इस चैप्टर में हम लोग ना पूरा जो 1000 साल पहले हम लोग जो है यात्रा को अनुभव करेंगे, यात्रा को जाने वाले हैं। और इसमें जो है दार्शनिकों के बारे में समझेंगे, पढ़ेंगे और जानने की पूरी कोशिश करेंगे कि समाज में जो है उसकी स्थिति को समझने के लिए उन्होंने जो है क्या क्या प्रयास किया। साथ ही जो है यह भी हम लोग देखेंगे उनके विचार किस प्रकार से जो है मौखिक और जो है लिखित परंपराओं में जो है संग्रहित जो है रखी गई है और उसको किस प्रकार से उसे जो है संभाला गया है, ये भी हम लोग समझेंगे। साथ ही प्यारे बच्चों, हम लोग इस चैप्टर में जो कि स्थापत्य और जो है मूर्तिकला के माध्यम से कैसी अभिव्यक्ति मिलती है, इसके बारे में, साथ ही इन विचारकों के अस्थायी प्रभाव को भी दर्शाते हैं, उसको भी समझेंगे। हालांकि हम लोग जो है पिछले क्लास में बौद्ध धर्म और जो है जैन धर्म के बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन इस चैप्टर में हम लोग विशेष रूप से जो है बौद्ध धर्म की विशेष अध्ययन करेंगे। यह ध्यान देने की बात है कि परंपरा जो है वो अकेले जो है विकसित नहीं हुआ है। परंपरा जो है अकेले विकसित नहीं हुआ है। परंपरा विकसित होने के साथ साथ जो है अन्य परंपराएं भी, दूसरी परंपराएं भी जो है विकसित हुई है, जो कि एक दूसरे के साथ जो है लगातार जो है वाद विवाद और संवाद चला रही थी, है ना, चलते आ रही है। देखिए, इन रोचकों जो रोमांचक विचारक हैं, जो कि इस चैप्टर से रिलेटेड है, विचारकों और जो है विश्वासों की दुनिया में जो पुनर्निर्माण के लिए इतिहासकार ने जिन स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं और उनमें जो है बौद्ध धर्म, जैन धर्म और ब्राह्मण ग्रंथों के अलावा जो है इमारतों और जो है अभिलेखों जैसे प्रचुर मात्रा में उपलब्ध भौतिक साक्ष्य भी शामिल हैं। और इस युग की बची हुई इमारतों में सबसे सुरक्षित है सांची की स्तूप। देखिए, सांची की स्तूप जो है सबसे ज्यादा संरक्षित है, सुरक्षित है। सांची की स्तूप क्या है, इसकी बनावट क्या है, संरचना क्या है, इसके बारे में पूरा डिटेल में समझेंगे। और ये आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण जो है टॉपिक होने वाला है इस चैप्टर का, क्योंकि इस से स्तूप और अमरावती, भाई साहब, ये हर बार जो है सवाल एग्जाम में पूछता है, हर बार। चाहे आप किसी भी बोर्ड की परीक्षा दे रहे हैं, चाहे किसी भी स्टेट बोर्ड की परीक्षा दे रहे हैं, आप झारखंड बोर्ड की परीक्षा की तैयारी अभी कर रहे हैं, आपके साथ साथ जो है आपके दोस्त होंगे, आपके भाई बहन होंगे जो कि बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, पंजाब बोर्ड, कश्मीर बोर्ड या किसी भी अन्य स्टेट बोर्ड की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं क्लास 12 की, या अन्य जो इस सेंट्रल बोर्ड की तैयारी, सीबीएसई बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, तो भाई ये जो सवाल है ना, ये कन्फर्म है। स्तूप और आपका ये स्तूप और अमरावती, ये भाई सवाल आपका कन्फर्म जो है एग्जाम में पूछेगा, ये कहीं नहीं जाने वाला, कहीं नहीं जाने, एकदम पूछवे करेगा। देखिए, यहाँ पे हम लोग समझेंगे प्यारे बच्चों इस चैप्टर में कि सांची की स्तूप क्या है, यह जो है स्तूप जो है किस प्रकार से जो है महत्वपूर्ण जो है केंद्र बिंदु बनता है, ये भी हम लोग समझेंगे। इसके अलावा जो है प्यारे बच्चों, हम लोग जो है कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पर जो है हम लोग जो है समझने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। जैसे कि हमने अभी बताया कि हम लोग पिछले क्लास में जो है बौद्ध धर्म से रिलेटेड पढ़ चुके हैं, जैन धर्म से रिलेटेड पढ़ चुके हैं। बौद्ध धर्म की विचार जो है किस प्रकार से विकसित होता है, जैन धर्म का विचार जो है किस प्रकार से विकसित होता है, किस प्रकार से वो फैलता है, वो चीजें हम लोग जो है पिछले क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं, पिछले चैप्टर में भी डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन इस चैप्टर का ये जो पहला क्लास होने वाला है, इसमें हम लोग जो है इस चैप्टर का जो कि विचार, विश्वास और इमारतें का, ये टॉपिक को हम लोग समझ लेते हैं कि कौन कौन सा टॉपिक पर हम लोग जो है डिस्कस करने वाले हैं, कौन कौन सा टॉपिक जो है इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, उस पर भी हम लोग थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं, उसको भी आप लोग अच्छे से समझिए। देखिए, पहला और महत्वपूर्ण टॉपिक है प्यारे बच्चों सांची का स्तूप। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सांची की जो है मतलब जो है स्तूप की संरचना के बारे में, यानी कि स्तूप क्या है, इसके मुख्य भाग जो कि अंड, हर्मिका, यष्टि और जो है तोरण द्वार, इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल में समझेंगे। संचरण का महत्व, यानी कि जो संरक्षण किया गया है। देखिए, भोपाल की जो बेगम है, जो कि शाहजहां बेगम और जो है सुल्तान की जो बेगम है, उनके द्वारा जो है संरक्षण की गई है, आर्थिक सहायता दी गई है, और उसके बारे में लोग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। और स्तूप का अर्थ क्या होता है, देखिए, बुद्ध
के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना, उसके अवशेषों के बारे में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे क्या समझेंगे कि स्तूप जो है वह बुद्ध के अवशेषों का प्रतीक है और जो है पवित्र स्थान इसे जो है माना जाता है। उस पर हम लोग जो है पूरा डिस्कस करके पूरा टॉपिक को हम लोग जो है पूरा समझने वाले हैं। और नेक्स्ट टॉपिक प्यारे बच्चों इसी चैप्टर का आता है, जैन और बौद्ध धर्म की मुख्य सिद्धांत। वैसे तो हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर से पढ़ेंगे कि जैन धर्म जो कि अहिंसा का सिद्धांत, सभी जीवों के लिए प्राण होते हैं, और जो है पंच महावत्र, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे जो कि जैन धर्म का है। उसके बाद बौद्ध धर्म जो कि चार जो है आर्य सत्य, जो कि दुख और उनके निवारण के बारे में, और जो है अष्टांगिक मार्ग के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद जो है जैन धर्म और बौद्ध धर्म की जो है शिक्षाओं के में क्या क्या समानताएं देखने को मिलता है और क्या क्या उसमें अंतर देखने को मिलता है, ये भी जो इसी चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद प्यारे बच्चों बौद्ध संघ की जो कार्य प्रणाली है इसके बारे में हम लोग जो है पढ़ेंगे कि भिक्षुओं और जो है भिक्षुणियों के लिए जो है नियम, जैसे कि विनय पटक हो गया, विनय पिटक, संघ में जो है प्रवेश और जो है सादा जीवन जीने की परंपरा कैसे रही, इस पर हम लोग पढ़ेंगे। और नेक्स्ट जो आता है प्यारे बच्चों, जो कि अभी हमने आपको बताया, शुरुआत में ही बताया है कि अमरावती और जो है सांची के स्तूपों में क्या अंतर होता है। ये अक्सर जो है आपके एग्जाम में सवाल पूछा जाता है, एग्जाम में सवाल ये देखने को मिलता है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है और आपको अच्छे से रख लेना है, तैयार कर लेना है। देखिए अक्सर यह प्रश्न जो है आता है कि सांची का स्तूप जो है क्यों बचा रहा और जो है अमरावती का जो है क्यों नष्ट हो गया है। अमरावती में उचित देखरेख का जो है अभाव और जो है ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा मूर्तियों का ले जाना, इस पर हम लोग पूरा जो है इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। पौराणिक हिंदू धर्म का विकास किस प्रकार से हुआ, वैष्णववाद और जो है शैववाद का उदय, मंदिरों का निर्माण, शुरुआती छोटे मंदिर का निर्माण किस प्रकार से हो रहा था, उसका जो है गर्भगृह का जो है क्या महत्व रहा, उसका जो निर्माण किस प्रकार से हो रहा था, इस पर हम लोग जो है डिस्कस करने वाले पढ़ने वाले हैं। मूर्ति कला जो कि बुद्ध की जो है मूर्तियों का विकास किस प्रकार से होता है, गांधार और जो है मथुरा कला शैली के बारे में जो है पढ़ने वाले हैं। साथ ही प्यारे बच्चों नए विचारों का उदय जो किस प्रकार से होता है, जैसे कि इस काल में भारत में जो है जैन धर्म, महावीर स्वामी और बौद्ध धर्म जो कि महात्मा बुद्ध के साथ साथ जो है विश्व स्तर पर जो है कन्फ्यूशियस, सुकरात, प्लेटो और जो है अरस्तु जैसे महान विचारकों का भी उदय हुआ, इस पर हम लोग पढ़ेंगे। और धार्मिक सिद्धांत जैन धर्म की जो है पंच महावत्र, अहिंसा का सिद्धांत, बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग और जो है मध्यम मार्ग की शिक्षाएं, इसके बारे में भी हम लोग धार्मिक सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद जो है स्थापत्य कला के बारे में जो है पढ़ने वाले हैं कि बौद्ध धर्म से जुड़े स्मारकों का विकास किस प्रकार से होता है, विशेष रूप से जो है सांची का स्तूप और जो है अमरावती का स्तूप तथा चैत्य और जो है विहारों की संरचना के बारे में पूरा डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद आता है पौराणिक हिंदू धर्म का उदय किस प्रकार से होता है, इस अवधि में जो है वैष्णववाद और जो है शैववाद का जो है प्रसार हुआ और मूर्तियों की जो है पूजा के लिए शुरुआती मंदिरों का निर्माण किस प्रकार से निर्माण होता है, इस पर हम लोग पूरा डिस्कस करने वाले हैं, हर एक टॉपिक को अच्छे से समझने वाले हैं। क्लियर है प्यारे बच्चों? प्यारे बच्चों आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप जो है इस क्लासेस को किस जगह से देख रहे हैं, यानी कि आप कौन सा जिला से देख रहे हैं, कौन सा जगह से देख रहे हैं, आपका घर कहाँ है, ये भी मुझे नीचे कमेंट एक बार जरूर कर दीजिएगा, है ना। और क्लासेस आपको कैसा लगता है एक बार ये भी बता देना। और आज की क्लासेस भैया आप लोगों को जो है शुरू से लेकर अंत तक जो है देख करके जाना है, आप लोगों को बने रहना है, क्योंकि इस चैप्टर से कई सारे क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव भी रहेंगे और आपका सब्जेक्टिव भी रहने वाला है। और उम्मीद करता हूँ और पूरी विश्वास है मुझे आप पर कि आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे हो, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो और आपकी क्लासेस जो हो रही है आप रेगुलर क्लास कर रहे हो। और जो भी बच्चे क्लास रेगुलर नहीं कर पा रहे हैं उन सभी को कहिए कि क्लास रेगुलर करें। और जो बच्चे एप्लीकेशन में नहीं जुड़े हैं ना, तो एप्लीकेशन में जुड़ करके जो आप परिश्रम बैच में आप जल्दी जुड़ जाइए, है ना। परिश्रम बैच में आप लोग जल्दी जुड़ जाइए, सारा पीडीएफ वहाँ पे ऑलरेडी जो है उपलब्ध करा दी गई है। साथ ही प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं कि आप लोगों का 1 से 2 दिन के बाद आप लोगों का क्वेश्चन बैंक भी जो है एप्लीकेशन पर अपलोड कर दी जाएगी। और साथ ही जो प्रीवियस ईयर लगभग जो है 10 साल का जो क्वेश्चन हम लोग उठा करके आए हैं, लेकर आए हैं, उसको भी जो है अपलोड करवा दिया जाएगा। 1 से 2 दिन के अंदर जो है आप लोगों को मिलना वहां शुरू हो जाएगा। गैसेस क्वेश्चन भी आप लोगों को वहां पे उपलब्ध करा दी जाएगी। जो बैच नहीं लिए हैं तो बैच में जल्दी जुड़ जाइएगा, ठीक है। चलिए अब जो है महत्वपूर्ण जो है टॉपिक पर हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो है टॉपिक आता है सांची का एक झलक, सांची की एक झलक। देखिए प्यारे बच्चों यह जो है ना एक सांची है, देख सकते हैं, इसको आप अच्छे से समझिएगा, इसको आप लोग अच्छे से देखिएगा, अच्छे से समझिएगा, है ना। चलिए
चलिए यहाँ पे आप समझिए, अरे भाई साहब, चलिए सांची की एक झलक के बारे में देखिए। भोपाल राज्य के प्राचीन अवशेषों में सबसे अद्भुत जो है सांची कनखेड़ा की इमारतें हैं। भोपाल से 20 मील उत्तर पूर्व की तरफ जो है एक पहाड़ की जो है तलहटी में बसे इस गांव को हम जो है कल देखने गए थे। यानी कि कहाँ हम गए थे, ना मतलब अनुभव करेंगे। हमने पत्थर की वस्तुओं और बुद्ध की मूर्तियों और जो है एक प्राचीन तोरण द्वार का निरीक्षण किया। ये अवशेष जो है यूरोप के सज्जनों को जो है विशेष रुचिकर जो है लगते हैं, जिनमें जो है मेजर अलेक्जेंडर कनिंघम एक है। मेजर अलेक्जेंडर कनिंघम ने इस इलाके में जो है कई हफ्तों तक जो है रुककर इन अवशेषों का निरीक्षण किया। उन्होंने इस जगह के चित्र बनाए, वहां के अभिलेखों को पढ़ा और जो है गुंबद नुमा ढांचे जो कि स्तूप है उसके बीचों बीच खुदाई की। उन्होंने इस खोज के निष्कर्ष को एक अंग्रेजी पुस्तक में लिखा है ना। याद रखिएगा इसको, थोड़ा पॉइंट में आप लोग याद रखेंगे प्यारे बच्चों। याद रखिएगा कि भोपाल की जो है नवाब जो कि शासन काल जो है 1868 से 1901 ईस्वी तक की है। जहां शाहजहां बेगम की आत्मकथा ताज उल इकबाल तारीख भोपाल का इतिहास से 1876 में HD बारस्टो ने इसका जो है अनुवाद किया। 19वीं सदी के यूरोपियों में सांची के स्तूप को लेकर के काफी दिलचस्पी थी। फ्रांसीसियों ने सबसे अच्छी जो है हालत में बचे सांची के पूर्वी तोरण द्वार को जो है फ्रांस के संग्रहालय में प्रदर्शित करने के लिए शाहजहां बेगम से फ्रांस ले जाने की इजाजत मांगी। कुछ समय के लिए अंग्रेजों ने भी ऐसी ही कोशिश की, है ना। सौभाग्यवश जो है फ्रांसीसी और अंग्रेज दोनों ही बड़ी सावधानी से बनाई प्लास्टर प्रतिकृतियों, यानी कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस से जो है कुछ ढांचा बनाया जाता है, जो कि कॉस्टेज बनाया जाता है, उसमें जो है उसको जो है संतुष्ट हो गए, यानी कि उसको सुरक्षित रखने के लिए। और इस प्रकार से मूल जो है कृति भोपाल राज्य में अपनी जगह पर ये रखी गई या रही, है ना। अब देखिए भोपाल के शासकों शाहजहां बेगम और उनकी जो है उत्तराधिकार सुल्तान जहां बेगम ने इस जो है प्राचीन स्थल के रखरखाव के लिए धन का जो है अनुदान दिया। आश्चर्य नहीं कि जॉन मार्शल ने सांची पर जो है लिखे अपने महत्वपूर्ण ग्रंथों को सुल्तान जहां को समर्पित किया। सुल्तान जहां बेगम ने वहां पर एक जो है संग्रहालय और जो है अतिथिशाला बनाने के लिए अनुदान दिया। वहां रहते हुए ही जॉन मार्शल ने उपयुक्त पुस्तकें लिखी, यानी कुछ पुस्तकें लिखी, और इस पुस्तक में जो है विभिन्न खंडों के प्रकाशन में भी सुल्तान जहां बेगम ने अनुदान दिया। इसलिए यदि यह जो है स्तूप समूह बना रहा है तो इसके पीछे जो है कुछ विवेकपूर्ण निर्णयों की बड़ी जो है भूमिका है। शायद हम इस मामले में भी भाग्यशाली रहे हैं कि इस स्तूप पर किसी रोल ठेकेदार या निर्माता की नजर नहीं पड़ी। यह उन लोगों से भी बचा रहा जो ऐसी चीजों को यूरोप के संग्रहालय में ले जाना चाहते थे। बौद्ध धर्म के इस महत्वपूर्ण केंद्र की खोज से आरंभिक बौद्ध धर्म के बारे में हमारी समझ में महत्वपूर्ण बदलाव आए। आज यह जगह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI के सफल मरम्मत और संरक्षण का जीता जागता जो है उदाहरण है। अब थोड़ा सा आप जो है ऐतिहासिक तथ्य के बारे में आप समझे प्यारे बच्चों। हमने जो इसे पूरा तरह से ये जो पैराग्राफ मैंने पढ़ा है इसको आप लोग अच्छे समझेंगे। ये आपके NCERT बुक से उठाया गया है और इसको आप अच्छे समझिएगा कि पूर्वी तोरण द्वार की मांग जो कि फ्रांस और ब्रिटेन के लोग जो है सांची के सबसे जो है सुंदर पूर्वी तोरण द्वार को अपने देश पेरिस और लंदन ले जाना चाहते थे। बेगमों की जो है चतुराई, यानी कि जो उसके बेगम है, माँ की जो बेगम थी, उनकी जो ये चतुराई रही कि भोपाल की बेगमों ने चालाकी से उन्हें जो है मूल तोरण द्वार देने की बजाय खूबहू दिखने वाली जो है प्लास्टर की कॉपियां उसे दे दी। यानी कि उसका जो है जीरोक्स कॉपी उसको जो है शेयर किया, यानी कि ओरिजिनल नहीं दिया, है ना। ओरिजिनल नहीं दिया, उसका जो है प्लास्टर और पेरिस से जो बना हुआ सांचा था उसको वो जो है थमा दिया
और जिससे जो है असली जो है तोरण द्वार जो है भारत में ही सुरक्षित रह गया। जॉन मार्शल का योगदान भी इसमें रहा कि पुरातात्विक महानिदेशक जॉन मार्शल ने भी सांची पर जो है अपनी मुख्य जो है किताबें सुल्तान जहां बेगम को समर्पित की, क्योंकि उन्होंने जो है किताबों की छपाई और वहां की गेस्ट हाउस व म्यूजियम बनाने के लिए जो है पूरा पैसा दिया था। किसने दिया था? तो यह भैया दिया था वहां के बेगम ने, वहां के बेगम ने दिया था। सुल्तान जहां बेगम ने जो है किसको दिया था? जॉन मार्शल को दिया था। किस लिए दिया था? क्योंकि वो जो है जो सांची था, सांचियों का स्तूप जो था, उस पर जो है उन्होंने मुख्य जो है किताबें लिखी थी और इसको किस पर समर्पित किया? तो सुल्तान जहां बेगम को समर्पित किया। तो उन्होंने जो है खुश होकर के जो है उनको जो है छपाई और वहां पर गेस्ट हाउस व म्यूजियम के लिए जो है म्यूजियम बनाने के लिए उसको जो है पूरा पैसा दिया था। देखिए उसके बाद है अमरावती से उसको जो है तुलना किया गया। भाग्यशाली क्यों है अमरावती जो है? भाग्यशाली क्यों है? तो याद रखिएगा सांची का स्तूप जो है भाग्यशाली रहा क्योंकि जो है आंध्र प्रदेश के अमरावती स्तूप की तरह जो है इसे जो है रेल ठेकेदारों ने पत्थरों के लिए जो है नहीं तोड़ा और ना ही इसके मूल हिस्सों को अंग्रेज लूट कर ले जा पाए। देखिए अमरावती से तुलना क्यों किया गया? देखिए सांची का स्तूप जो है उसे जो है अमरावती से तुलना क्यों किया गया है? इसलिए किया गया है क्योंकि इसे ना ही तोड़ा गया है, ना इसे नष्ट किया गया, इसको संरक्षित किया गया है, संरक्षित रखा गया है और जो है इसे जो है मूल हिस्सों को अंग्रेजों से भी इसे जो है बचाया गया है। इसलिए जो है इसकी तुलना इसलिए भाग्यशाली कहा गया है सांची की स्तूप को, है ना। इसको चलिए आगे यहाँ पे समझते हैं, इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न को भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। याद रखिएगा यहाँ पे पहला प्रश्न आता है कि फ्रांसीसी और अंग्रेज सांची के किस हिस्से को अपने साथ जो है ले जाना चाहते थे और क्यों ले जाना चाहते थे? तो उत्तर आपको याद रखना है कि फ्रांसीसी और अंग्रेज सांची के पूर्वी तोरण द्वार को अपने साथ जो है ले जाना चाहते थे। इसलिए था क्योंकि वह सबसे जो है अच्छी हालत में बचा हुआ था, पूरा संरक्षित था और 19वीं सदी के यूरोपीय लोगों में इसे जो है अपने देश के संग्रहालयों में प्रदर्शित करने की जो है काफी दिलचस्पी थी। यानी वो कह रहा था अंग्रेजी शासकों यानी कि जो है जो यूरोपीय लोग थे वो चाह रहे थे कि यहाँ से जो है उसको उठा करके उसको जो अपने देश ले जाया जाए और वहां पर उसको जो है संग्रहालयों में जो उसको सुरक्षित रखा जाए, है ना। वो जो है काफी दिलचस्पी रखते थे। इसलिए क्लियर है ये आपका जो क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग क्लियर हो चुका होगा। चलिए अब आगे देखिए कि मूल तोरण द्वार भारत में ही कैसे सुरक्षित रह गया। तो अभी हम लोग जस्ट जो है वो पैराग्राफ में पढ़े हैं कि भोपाल की जो बेगमों ने जो है चतुराई दिखाई। भोपाल की बेगमों ने जो है सूझबूझ के कारण यानी चतुराई के कारण जो है फ्रांसीसी और अंग्रेज दोनों ही बड़ी सावधानी से जो है बनाई गई प्लास्टर प्रतिकृतियों यानी कि जो प्लास्टर कास्ट है यानी कि उनकी जो कॉपियां हैं से जो है संतुष्ट हो गए, कॉपियां ही इसको थमाया और जो है इस प्रकार जो है असली जो मूल रूप से जो है तोरण द्वार था वो भोपाल राज्य में ही अपनी जगह पर ही वो सुरक्षित रह पाया है। ये आपका क्लियर हो चुका है। तो प्यारे बच्चों यहाँ तक तो आप लोग समझ चुके होंगे, जो भी डाउट है नीचे कमेंट करके आप लोग जरूर बताते जाइएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। देखिए अगला जो सवाल है बच्चों कि जॉन मार्शल ने जो है सांची पर लिखे अपने महत्वपूर्ण ग्रंथ किसे जो है समर्पित किए और क्यों किए? तो अभी हम लोग जो है पैराग्राफ में पढ़े हैं कि यह जो ग्रंथ है सुल्तान जहां बेगम को जो है समर्पित किया। क्यों किया? क्योंकि याद रखिएगा कि जॉन मार्शल ने अपने ग्रंथ में जो है ग्रंथ सुल्तान जहां बेगम को ही समर्पित किए। इसका कारण यह था कि बेगम ने जो है सांची के रख रखाव, वहां एक संग्रहालय, वहां अतिथिशाला यानी कि जो है गेस्ट हाउस बनाने और जॉन मार्शल की पुस्तकों को विभिन्न खंडों के प्रकाशन के लिए जो है भारी मात्रा में उसे जो है अनुदान दिया था, पैसा अनुदान दिया था, धन के अनुदान दिए थे। इसलिए तो जॉन मार्शल ने जो है सांची पर लिखने पर वो जो है सुल्तान जहां बेगम को जो है समर्पित करता है और क्यों करता है उसके बारे में आप लोग यहाँ पे अच्छे से समझ चुके होंगे। चलिए आगे देख लेते हैं कि सांची के स्तूप के संरक्षण में भोपाल की बेगमों की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। तो भाई बेगम तो चतुर था, है ना, होशियार था, इसलिए जो है वो भोपाल में ही रह गया, सुरक्षित रह गया। नहीं तो वो जो है यूरोपीय लोग जो है उसको लेके चल जाता, फ्रांसीसी लोग उसको लेके चल जाता, अंग्रेज भी उसको लेके चल जाता, लेकिन बेगम बड़ा होशियार था। तो लिखेंगे बच्चों की सांची के स्तूप को नष्ट होने से बचाने में भोपाल की शासकों शाहजहां बेगम और उनकी उत्तराधिकारी सुल्तान जहां बेगम ने अत्यंत जो है विवेकपूर्ण और ऐतिहासिक भूमिका निभाई। पहला लिखेंगे यूरोपियों से सुरक्षा। जब फ्रांसीसी और अंग्रेज जो है इसके पूर्वी तोरण द्वार
को पेरिस या लंदन ले जाना चाहते थे, तब बेगमों ने उन्हें जो है मूल कृति के स्थान पर जो है प्लास्टर की हूबहू कॉपियां यानी कि प्रतिकृतियां देकर जो है उसे संतुष्ट किया और मूल स्तूप को देश से बाहर जाने से बचा लिया। ये पहला उसका जो है विवेकपूर्ण जो है था। दूसरा कि वित्तीय अनुदान देकर, आर्थिक मदद देकर। देखिए बेगमों ने जो है इस प्राचीन स्थल के रखरखाव और जो है मरम्मत के लिए लगातार जो है धन का अनुदान किया, यानी कि जो है आर्थिक मदद किया। पुरातात्विक विदों का भी सहयोग इसमें रहा कि सुल्तान जहां बेगम ने पुरातात्विक विद जॉन मार्शल के ठहरने के लिए वहां एक अतिथिशाला यानी कि गेस्ट हाउस है ना, और जो है खोजी गई वस्तुओं के लिए जो एक संग्रहालय यानी कि म्यूजियम बनवाया। पुस्तकों का भी प्रकाशन के लिए जॉन मार्शल द्वारा सांची पर लिखे गए महत्वपूर्ण जो है शोध ग्रंथों के विभिन्न खंडों को छापवाने के लिए यानी प्रकाशन के लिए पूरा खर्च जो है सुल्तान जहां बेगम ने ही उठाया था, है ना। इसलिए जो है ये जो है पूरी तरह से जो है ये सुरक्षित रह गया था। भोपाल की जो बेगमों की जो है काफी जो है महत्वपूर्ण भूमिका रही सांची के स्तूप की सुरक्षा के लिए, संरक्षण के लिए, है ना। चलिए आगे समझ लीजिए प्यारे बच्चों की गद्यांश में ये कहा गया, जो हम लोग गद्यांश पढ़े हैं उस गद्यांश में ये कहा गया है कि हम भाग्यशाली रहे हैं। उस गद्यांश में ये कहा गया है कि हम भाग्यशाली रहे हैं कि सांची का स्तूप किन लोगों और जो है परिस्थितियों से सुरक्षित बच गया। तो उत्तर लिखेंगे कि सांची का स्तूप जो है निम्नलिखित परिस्थितियों से जो है सुरक्षित जो है बच गया। लिखेंगे जिनके कारण जो है आज ये अस्तित्व में है। यह उन यूरोपीय अधिकारियों और विद्वानों की लालसा से बच गया जो भारत की ऐतिहासिक कलाकृतियों को लूटकर अपने देश के संग्रहालयों में ले जाना चाहते थे। यह रेलवे ठेकेदारों और निर्माताओं की नजरों से जो है बच गया, जो अक्सर उस दौर में रेलवे लाइन बिछाने या इमारतों की निर्माण के लिए प्राचीन स्तूपों की कीमती ईंटों और पत्थरों को उखाड़कर नष्ट कर देते थे। जैसे कि आप कह सकते हैं कि अमरावती का स्तूप के साथ जैसे हुआ। अमरावती का स्तूप का नष्ट होने का कारण क्या था कि ये क्या कर रहे थे कि जो ठेकेदार थे, रेलवे ठेकेदार थे, तो वो जो है रेल लाइन बिछाने के लिए, उसकी पटरियां बिछाने के लिए वो जो है प्राचीन काल का जो कि अमरावती का जो स्तूप है इसको जो है पूरी तरह से नष्ट कर दिया। इसके जो है हर एक जो है कीमती ईंटों को जो है उखाड़ दिया, पत्थरों को उखाड़ कर फेंक दिया। इसलिए जो है ये अमरावती जो है नष्ट हो गया, जो आगे हम लोग जो है आगे टॉपिक में समझेंगे, पढ़ेंगे। आगे देखिए यह टीला यानी कि स्तूप क्यों बनाया गया और इसके अंदर क्या था, इस पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। इसलिए इसका आंसर लिखेंगे कि पवित्र अवशेष। स्तूप मूल रूप से मिट्टी या पत्थरों का एक पवित्र जो है टीला यानी कि माउंड होता है। बुद्ध की उपस्थिति, इसके अंदर जो है महात्मा बुद्ध या उनके प्रमुख जो है शिष्यों के अवशेष जैसे कि उनकी अस्थियां, दांत या उनके द्वारा जो है उपयोग की गई वस्तुएं एक छोटे डिब्बे में जो है गाड़ कर जो है रखे जाते थे। पवित्रता का प्रतीक। चूंकि ये स्थान जो है बुद्ध से जुड़े हुए थे, इसलिए पूरे टीले को ही बौद्ध धर्म में बुद्ध और उनके ज्ञान का प्रतीक मानकर पूजा जाने लगा था। तो इस प्रकार से जो है यह टीला जो है ये बनवाया गया था और इसके अंदर क्या था इस पर हम लोग जो है पूरी तरह से समझ चुके हैं। क्लियर है। चलिए अब आगे थोड़ा सा देख लीजिएगा, इसके चारों ओर जो है पत्थर की रेलियां क्यों बनाई गई थी, यानी कि स्तूप जो है वो सांची का स्तूप जो है इसके चारों ओर जो है मतलब पत्थर की रेलियां जो है, पत्थर का जो है एक छोटा सा जो दीवार क्यों बनाया जाता था, चलिए उसको समझते हैं। देखिए वेदिका यानी कि रेलिंग। देखिए स्तूप के चारों ओर बनी पत्थर की रेलियों को वेदिका कहा जाता है ना। सांसारिक दुनिया से अलगाव, जो कि सांसारिक है ना, सांसारिक जो दुनिया है उससे जो है काफी ज्यादा अलगाव था। यह जो है रेलिंग पवित्र बौद्ध स्थल यानी स्तूप को बाहर की सामान्य या लौकिक दुनिया से अलग करने के लिए बनाई गई थी। प्रदक्षिणा पथ। देखिए रेलिंग और स्तूप के बीच की खाली जगह को श्रद्धालु जो है परिक्रमा यानी कि प्रदक्षिणा करने के लिए जो है उपयोग करते थे। यानी कि आप कह सकते हैं कि ये जो है स्तूप है, ये स्तूप है, इस तरह से स्तूप बनाया गया है। तो ये जो है चारों ओर इस तरह से रेलियां बनाया था, और इसके बीच जो है ये जो है चलने के लिए है ना, परिक्रमा के लिए जो है जगह बनाया जाता था, उसी को कहा गया है प्रदक्षिणा पथ, है ना, प्रदक्षिणा पथ। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। क्लियर है। चलिए आगे और एक क्वेश्चन आ रहा है, इससे रिलेटेड आगे और एक क्वेश्चन आ रहा है कि इस स्तूप समूह को किसने जो है बनवाया और धन जो है किसने दिया।
तो इस स्तूप को जो है ना, इस स्तूप को जो है बेगम ने बनवाया था। और वो किसने धन दिया था? तो बेगम ने ही दिया था ना। चलिए यहाँ पे देखेंगे, सम्राट अशोक की जो है शुरुआत सांची के मूल स्तूप की जो है नींव 3री शताब्दी ईसा पूर्व में मौर्य सम्राट अशोक ने रखी थी, जो कि हम लोग जो है पिछले चैप्टर में, है ना, क्यों, जो कि हम लोग पिछले तीसरे चैप्टर में पढ़ चुके हैं, तीसरे चैप्टर में भी पढ़े हैं और कुछ आपका दूसरा चैप्टर में पढ़े हैं, है ना। तो तीसरा चैप्टर में जो है मौर्य सम्राट अशोक के बारे में पढ़ चुके हैं। उन्होंने जो है इसकी सांचा को तैयार किया और सांची के मूल स्तूप की जो है नींव को रखा था। उसके बाद जो है सामूहिक जो है इसमें दान भी किया गया था, यानी कि कलेक्टिव डोनेशन भी किया गया था। बाद की सदियों में जो है इसके विस्तार, तोरण द्वारा और जो है रैलियों के निर्माण के लिए सैकड़ों लोगों ने दान दिया, जिसके प्रमाण वहां खुदे अभिलेखों में मिलते हैं। राजाओं द्वारा, जैसे कि सातवाहन वंश के राजाओं ने भी दान दिया, आम जनता और व्यापारी ने भी दान दिया। जो धनी व्यापारियां हैं, शिल्पकार है, आम जनता है, उनके द्वारा भी जो है ये दान किया गया, है ना, धन की जो है अनुदान किया गया। विशेष संघ के द्वारा जो है सांची के एक तोरण द्वार का निर्माण हाथी दांत का काम करने वाले, जो कि लॉबरी वर्कर्स होते हैं, जो कि कारीगरों के संघ के दान से भी हुआ था। और भिक्षु और भिक्षुनियां, कई बौद्ध भिक्षुओं और भिक्षुनियों ने भी अपने जो है नाम से दान दिए थे। यानी कि भिक्षुओं का मतलब हो गया, इसमें ये हो गया नर, सॉरी मतलब कहता है मेल। ये जो है जो मेल भिक्षा होता है, जो मतलब पुरुष जो भिक्षा मांगते हैं उसको कहा गया है भिक्षुओं, और जो है स्त्री जो भिक्षा मांगती है उसको कहा गया है भिक्षुनियों, है ना, भिक्षुनियों। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, है ना। चलिए आगे देखिए, आगे और एक क्वेश्चन निकल के आ रहा है कि सांची के स्तूप की इसकी खोज कब की गई थी? ये वीवीआई है, ये आपका वीवीआई सवाल है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा कि सांची के स्तूपों की इसकी खोज कब की गई थी। तो याद रखिएगा, आधुनिक काल में सांची के स्तूपों की खोज सन 1818 में जनरल टेलर नामक एक ब्रिटिश अधिकारियों ने की थी। जब इसे खोजा गया तब इसके 4 में से 3 जो है तोरण द्वार पूरी तरह से सुरक्षित खड़े थे और चौथा वही जो है गिरा हुआ था। इस प्रकार से प्यारे बच्चों, इसको आप लोग याद रखिएगा कि कब इसकी खोज हुई थी। तो 1818 ईस्वी में किसके द्वारा? तो जनरल टेलर नामक एक ब्रिटिश अधिकारी के द्वारा इसकी जो है खोज की गई थी, है ना। चलिए क्लियर है। चलिए अब जो है टॉपिक पर हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है बच्चों की प्रारंभिक बौद्ध धर्म की पृष्ठभूमि, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में। चलिए भैया, चलिए आगे हम लोग इसको अच्छे से समझते हैं। देखिए 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का समय भारत में घोर धार्मिक और जो है सामाजिक उथल पुथल का काल था। इस पृष्ठभूमि में बौद्ध धर्म का उदय हुआ, जिसमें जो है मुख्य कारण जो है निम्नलिखित इस प्रकार से थे। मुख्य कारण जो है इस प्रकार से थे कि वैदिक जो है कर्मकांड और जो है जटिलता, इस समय तक की हिंदू धर्म में यज्ञ, पशु बलि और जो है कर्मकांड बहुत जो है खर्चीले और जटिल हो गए थे, जिससे कि आम जनता परेशान होती रहती थी। देखिए जाति प्रथा की जो है कठोरता, जो कि समाज जन्म के जो है आधार पर जो है 4 वर्गों में बंट गया था, जिससे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जो कि हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, में विभाजित था। निचले वर्णों के साथ जो है भेदभाव होता था, जो कि निचले स्तर के लोग होते थे उसको जो है भेदभाव उससे किया जाता था, उससे जो है भेदभाव किया जाता था। और जो है छुआछूत का जो है काफी ज्यादा जो चलता था, यानी कि जो अछूता रहता था, जिसको अछूत लोग कहता था, उसको जो है, और यहाँ पे जो है अछूत के बारे में भी हम लोग पढ़े थे। उसके बाद जो सबको जलाने का काम करता है, सबको उठाने का काम करता है, उसके बारे में हम लोग पढ़े थे, है ना। चंडाल के बारे में पढ़े हैं कि चंडाल जब आता था, गांव से पार होता था, वो जो है लकड़ी बजाते हुए जाता था। इससे यह पता चलता था लोगों की भाई की चंडाल आ रहा है तो उससे जो है दूर ही रहना है। तो सभी जो है अपने अपने घर में जो है चले जाते थे, यानी उसको देखना ही वो जो है बुरा समझते थे, है ना। इस पर हम लोग जो है पिछले चैप्टर में पढ़ चुके इस टॉपिक के बारे में। देखिए आगे समझेंगे कि बौद्ध धर्म ने जन्म के बजाय कर्म को जो है प्रधानता दी, जिससे यह जनता में जो है लोकप्रिय हुआ। लोहे का प्रयोग और नए शहरों का भी उदय हुआ। गंगा घाटी में लोहे के बढ़ते उपयोग से कृषि
और व्यापार यानी कि वैश्य वर्ग का जो है विकास हुआ और नए व्यापारी वर्ग को अपने व्यापार के लिए जो है शांति प्रिय माहौल और जो है सामाजिक सामान्य चाहिए था, जो बौद्ध धर्म ने जो है इसे प्रदान किया। सरल भाषा में उसको समझें कि बौद्ध धर्म ने उस समय की कठिन जो है सांस्कृतिक भाषा, देखिए समझिए कि बौद्ध धर्म में जो है उस समय की जो कठिन जो सांस्कृतिक भाषा है उसको जो है स्थानीय भाषा यानी कि जो कि आम जनता की भाषा होती है यानी पाली को जो है अपनाया और जिससे लोग जो है आसानी से जो है उसे जुड़ सके और उसको समझ सके। क्लियर है? यहाँ तक तो क्लियर है, ये टॉपिक समझ चुके होंगे। चलिए आगे देखते हैं कि महात्मा बुद्ध की जो है मूल की शिक्षाएं, जो कि आपका जो है टीचिंग ऑफ बुद्धा, इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए समझे प्यारे बच्चों की बुद्ध की जो है शिक्षाओं को जो है सत्यपिटक है ना, देखिए सुत्तपिटक नामक जो है ग्रंथ में कहानियों के रूप में संकलित किया गया है और उनकी जो है शिक्षाओं का मूल आधार चार जो है आर्य सत्य यानी कि 4 जो है नोबेल ट्रूथ और अष्टांगिक मार्ग है, जो कि इसमें सबसे पहले समझेंगे कि जो मूल जो है 4 आधार जो है आर्य सत्य है उसके बारे में। देखिए 4 आर्य सत्य इसको आप समझे पहले। देखिए इसमें जो है 4 जो आर्य सत्य है, पहला है संसार जो है दुखमय है, दुख का जो है कारण, उसके बाद जो है दुख का निवारण संभव होना चाहिए, उसके बाद जो है दुख जो है निवारण का मार्ग, इसके बारे में ये चीजें जो है बुद्ध के द्वारा दिया गया। उसके बाद जो है अष्टांगिक मार्ग के बारे में पहले समझेंगे। पहले इसको आप समझ लीजिए। देखिए 4 जो है आर्य सत्य है, इसके बारे में देखिए संसार जो है दुखमय है, जीवन में जो है जन्म होना ये निश्चित है, जीवन में जन्म, बुढ़ापा, बीमारी ये सभी जो है निश्चित है, मृत्यु जो कि मर जाना सब जो है दुखों का कारण है। दुख का कारण देखिए सभी दुखों का मूल कारण मानवीय जो है इच्छाएं यानी तृष्णा और जो है लालसा है। दुख का निवारण संभव है यदि इच्छाओं यानी तृष्णा पर जो है विजय पाली जाए तो दुखों की मुक्ति मिल सकती है। यानी अगर मान चले अपनी इच्छाओं को जो है खत्म कर दिया जाए तो आप हमेशा खुश रहेंगे। अगर आपकी मन में इच्छा चल रहा है नहीं भाई हमको ना अरबों रुपया कमाना है, खरबों रुपया कमाना है, अमीर बन जाना है, तो लालसा है आपके अंदर तृष्णा है, तो आप जो है उसके अनुसार ही जो है अपने जीवन यापन करेंगे, अपनी मेहनत को जो है बरकरार रखेंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि अपनी इच्छाओं को, मानवीय इच्छाओं को अगर पूरी तरह से जो है खत्म कर दिया जाए तो यह जो है दुख पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, आप हमेशा खुश रहेंगे। ये चीजें हैं। और दुख का निवारण संभव है, कह रहा है कि यदि इच्छाओं का पर जो है विजय पा ली जाए, अगर आप इच्छा पर विजय पा लेते हैं तो आप जो है दुख का निवारण करने में आप मतलब सफल हो जाएंगे। दुख जो है निवारण करने का मार्ग है, यानी दुखों से मुक्ति पाने के लिए जो है बुद्ध ने जो है अष्टांगिक मार्ग यानी कि 8 कड़ियों वाला जो है रास्ता बतलाया है। अब क्या रास्ता है ये 8 कड़ियों वाला जो रास्ता है अष्टांगिक मार्ग, इसके बारे में हम लोग समझते हैं कि ये क्या है, आखिर क्या चीज है भाई। चलिए इसको समझते हैं। देखिए याद रखिएगा अष्टांगिक मार्ग लिखेंगे कि बुद्ध ने ना तो अत्यधिक जो है कठोर तपस्या का समर्थन किया और ना ही जो अत्यधिक जो है सांसारिक भोग विलास का जो है समर्थन किया है। उन्होंने जो है मध्यम मार्ग यानी कि जो है जो कि मिडिल पाथ है कि जो है वकालत की, और जिसे जो है अष्टांगिक मार्ग जो है कहा गया है। अगर आपके एग्जाम में सवाल पूछा जाता है अष्टांगिक मार्ग किसे कहा जाता है तो आप इसको याद रखिएगा कि बुद्ध के द्वारा या बुद्ध ने ना तो अधिक कठोर तपस्या का समर्थन किया और ना ही जो है सांसारिक भोग विलास का जो है समर्थन किया है। उन्होंने जो है मध्यम मार्ग की जो है वकालत की है जिसे अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। क्लियर है? चलिए अब यहाँ पे थोड़ा डिस्कस करके समझिए प्यारे बच्चों। यहाँ पे समझिएगा कि समक्य दृष्टि। अब देखिए सही सोच और समझ, इसको समक्य दृष्टि कहा गया है। समक्य संकल्प यानी सही इच्छा या जो है दृढ़ निश्चय होना चाहिए। समक्य वाक्य यानी सत्य और जो है मधुर वाणी होनी चाहिए। समक्य कर्म अच्छे और जो है नैतिक कार्य होना चाहिए। समक्य जो है आजीविका यानी ईमानदारी से जो है जीविका कमाना। समक्य जो है व्यायाम यानी कि मानसिक और शारीरिक जो है सुधार के लिए जो है सही प्रयास होना चाहिए। समक्य जो है स्मृति यानी कि सचेत और जो है सावधान रहना। समक्य जो है समाधि यानी कि एकाग्रता और जो है ध्यान लगाना। तो ये जो 8 है 1 2 3 4 5 6 7 8 ये जो 8 है ये जो है बुद्ध के द्वारा दिया गया जो है
अष्टांगिक मार्ग है ना, ये रास्ता है, आठों मतलब जो है रास्ता है जो कि मिडिल पथ है ना, मध्य रास्ता है। चलिए ये चीजें जो है आप लोग अच्छे से एक बार देख लेना है ना, और ये जो है इसे हम आगे डिस्कस करेंगे आगे नेक्स्ट टॉपिक में। चलिए आगे यहाँ देख लीजिए कि बौद्ध दर्शन की जो है अन्य महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या है। बौद्ध दर्शन की अन्य महत्वपूर्ण विशेषताएं याद रखिएगा, अनिश्चयवाद ना अनिश्चयवाद होगा, अनिश्चयवाद यानी कि अन्यात्मकवाद, यानी कि बौद्ध धर्म ईश्वर और अमर आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता है। बौद्ध के अनुसार संसार लगातार जो है बदल रहा है और यहाँ कुछ भी जो है अस्थाई नहीं है। कर्म का सिद्धांत, बुद्ध कर्म प्रधानता को विश्वास रखते थे, यानी कि बुद्ध जो है कर्म प्रधानता पर विश्वास रखते थे। उनके अनुसार जो है मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता जो है स्वयं है, वो भाग्य को जो है स्वयं बनाते हैं। इस जन्म और अगले जन्म की पर जो है परिणाम हमारे कर्मों पर निर्भर करते हैं, यानी कि इस जन्म और पिछले जन्म के कर्मों पर जो है निर्भर होता है। निर्वाण, अब याद रखिएगा, बौद्ध धर्म का जो है परम लक्ष्य निर्वाण प्राप्त करना। इसका अर्थ है कि अहंकार और इच्छाओं का पूरी तरह से जो है समाप्त हो जाना, जिससे जो है मनुष्य जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। अहिंसा, बुद्ध ने किसी भी जीव को चोट ना पहुंचाने या हत्या ना करने, अहिंसा पर अत्यधिक जो है बल दिया। बुद्ध का ये कहना था कि ना ही किसी जानवर को चोट पहुंचाया जाए, नहीं उसको हत्या किया जाए, बल्कि उसके साथ जो है प्रेम भाव से रहना चाहिए, है ना। ये जो है बौद्ध का जो है अहिंसा। चलिए आगे, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों, नियमों और दर्शन को समझने के लिए त्रिपिटक सबसे जो है मुख्य और जो है पवित्र ग्रंथ माने जाते हैं। तो ये जो है त्रिपिटक है जो आप यहाँ देख पा रहे हो, ये जो है त्रिपिटक है ना, ये त्रिपिटक है जो कि बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को, नियमों और दर्शनों को समझने के लिए जो है त्रिपिटक सबसे मुख्य और पवित्र ग्रंथ माने जाते हैं। पाली भाषा की शब्द त्रिपिटक का शाब्दिक अर्थ होता है 3 टोकरियां। देखिए त्रिपिटक का जो है शाब्दिक जो अर्थ होता है वो होता है 3 टोकरियां, जिनमें ज्ञान के जो है अलग अलग जो है संकलन जो है रखे गए हैं। देखिए महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण यानी कि मृत्यु के बाद, यानी कि महात्मा बुद्ध के मृत्यु के बाद उनके शिष्यों ने जो है वैशाली में आयोजित जो है पहली बौद्ध संगति में उसकी जो है शिक्षाओं को जो है संकलित किया और उन्हें जो है 3 मुख्य भागों में विभाजित किया। तो ये 3 मुख्य भाग जो है कौन कौन से, इस पर हम लोग भी चर्चा कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इसका जो है 3 मुख्य भाग कौन कौन सा है। पहला है विनय पिटक, जिसको कि नियमों की टोकरी कहा गया है। तो विनय पिटक, इसको समझिए कि इसमें जो है बौद्ध संघ और उसमें रहने वाले भिक्षुओं तथा भिक्षुणियों के लिए जो है बनाए गए कड़े नियमों और अनुशासन का संग्रह है। इसमें क्या क्या संग्रह है, क्या क्या इसमें जो है इसकी विशेषताएं क्या है। यदि कोई भिक्षु या जो है भिक्षुणी किसी नियम का उल्लंघन करता है तो उसके लिए जो है क्या प्रायश्चित या सजा होगी, इसका जो है विवरण इसमें मिलता है, यानी उसको क्या सजा देनी चाहिए। अगर जो है वो नियम तोड़ रहा है, उल्लंघन कर रहा है, तो उसको सजा क्या होनी चाहिए, क्या देना चाहिए, उसका जो है यहाँ पे विवरण दिया गया है। इसमें जो है दैनिक जीवन के आचार विचार, वस्त्र पहनने और भोजन ग्रहण करने और संघ के भीतर आपसी जो है व्यवहार के नियम जो है शामिल हैं। चलिए ये पहला हो गया। और दूसरा है सुत्त पिटक, जो कि बुद्ध के वचनों की टोकरी कहा गया है। देखिए यह त्रिपिटक का सबसे जो है बड़ा और सबसे जो है महत्वपूर्ण भाग है। इसमें महात्मा बुद्ध के मुख्य उपदेश, सिद्धांत और संवाद संकलित है। इसकी मुख्य विशेषताएं के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसकी मुख्य विशेषता है कि बुद्ध ने अलग अलग अवसरों पर जो है आम जनता, राजाओं और अपने शिष्यों को जो है शिक्षाएं दी और उन्हें जो है कहानियों और संवादों के रूप में यहाँ जो है दर्ज किया गया। इसी पिटक के अंतर्गत जो है प्रसिद्ध जातक कथाएं भी आती है, जो बुद्ध के जो है पूर्व जन्मों की जो है काल्पनिक और नैतिक कहानियों का वर्णन करती है। बुद्ध के 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग जैसी मुख्य बातें जो है इसी पिटक का एक हिस्सा है। और तीसरा जो है मुख्य यहाँ पे दी गई है अभिधम्म पिटक के बारे में थोड़ा अच्छे से समझेंगे। देखिए अभिधम्म पिटक के बारे में, ये जो है दर्शन की टोकरी भी इसे कहा गया है, याद रखिएगा, है ना। देखिए यह ग्रंथ जो है बौद्ध धर्म की जो है
दार्शनिक और जो है आध्यात्मिक सिद्धांतों का गहराई से व्याख्या करता है। इसकी विशेषता यह है कि सूत्र पिटक में दी गई बुद्ध की जो है सरल शिक्षाओं को यहाँ विद्वानों के जो है समझने योग्य वैज्ञानिक और दार्शनिक रूप में जो है पुनर्गठित जो है किया गया है, और इसमें जो है मन, चेतना, पादर्श और ब्रह्मांड के स्वभाव जैसी गुण बातों पर जो है चर्चा की गई है। यह ग्रंथ जो है कठिन है, यह ग्रंथ पूरी तरह से कठिन है। इसे मुख्य रूप से जो है बौद्ध दार्शनिकों और जो है वरिष्ठ भिक्षुओं के अध्ययन के लिए जो है माना जाता है। तो ये पूरी तरह से हम लोग जो है खत्म कर चुके हैं, है ना। आगे टॉपिक हम लोग देखते हैं कि त्रिपिटक से जुड़े कुछ अन्य महत्वपूर्ण जो तथ्य है, इसको आप लोग अच्छे से समझिए, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप समझिएगा कि मूल त्रिपिटक जो है ग्रंथों की रचना पाली भाषा में की गई थी। देखिए हम लोग जो है तीनों पिटक के बारे में पढ़ चुके हैं, त्रिपिटक के बारे में पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, देख चुके हैं। अब यहाँ पे समझिए कि जो मूल त्रिपिटक है, यानी तीन ग्रंथों से जो मिलकर बना हुआ है, तीन पिटक से मिलकर बना हुआ है, तो ये इसकी जो रचना है वो पाली भाषा में की गई थी, क्योंकि यह उस समय की आम जनता की बोलचाल की भाषा थी। जैसे जैसे बौद्ध धर्म श्रीलंका, चीन, म्यांमार और जो है तिब्बत जैसे देशों में फैला, इन पिटकों का जो है अनुवाद जो है अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में भी किया गया, है ना। इसको आप लोग समझिए। अब देखिए इसी से रिलेटेड जो है कुछ क्वेश्चन है, उसको भी आप लोग अच्छे से देखेंगे। देखिए याद रखिएगा, यहाँ पे प्रश्न है कि त्रिपिटक शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है और इसकी भाषा जो है कौन सी है। देखिए त्रिपिटक जो है, त्रिपिटक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, अभी हमने बताया कि त्रिपिटक का शाब्दिक अर्थ होता है तीन टोकरी, है ना, तीन टोकरियां। तो यहाँ पे लिखेंगे कि त्रिपिटक शब्द का शाब्दिक अर्थ है तीन टोकरियां। इन मूल भौतिक ग्रंथों की रचना आम जनता की भाषा पाली में की गई थी। अगला प्रश्न है कि बौद्ध संघ के नियमों और संकलन किस पिटक से मिलता है। अभी हमने जस्ट पढ़ा है कि बौद्ध संघ और भिक्षुनियों के अनुशासन से जुड़े नियमों का संकलन जो है विनय पिटक से मिलता है। तो तीनों जो पिटक है, त्रिपिटक, जो तीनों त्रिपिटक हम लोग पढ़े हैं, तीनों जो है टोकरियां के बारे में हम लोग पढ़े हैं, इसको आप लोग याद रख लीजिएगा, ये एग्जाम में आएगा, है ना। चलिए आगे देख लीजिए। अगला जो सवाल है, कह रहा है कि बुद्ध की शिक्षाओं और उपदेशों को किस ग्रंथ में कहानियों के रूप में जो है संकलित जो है किया गया है। तो याद रखिएगा कि महात्मा बुद्ध की मुख्य शिक्षाओं, उपदेशों और संवादों को जो है सुत्त पिटक में संकलित किया गया है। तो याद रखिएगा किसमें, सुत्त पिटक में संकलित जो है किया गया, संरक्षित की गई है। अगला सवाल है कि अभिधम्म पिटक का मुख्य जो है विषय क्या है। ये तीसरा है ना, ये त्रिपिटक का ये तीसरा है, लास्ट वाला है। अभिधम्म जो पिटक है, अभिधम्म पिटक की मुख्य जो है विषय क्या है। तो अभिधम्म पिटकों में जो है बौद्ध धर्म के दार्शनिक और जो है आध्यात्मिक सिद्धांतों की गहराई से जो है व्याख्या की गई है। क्लियर है प्यारे बच्चों, यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब आगे जो है और इसका जो है क्वेश्चन आ रहा है, सवाल ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बीबीआई क्वेश्चन है। सवाल है कि बौद्ध ग्रंथों के संरक्षण और संकलन की प्रक्रिया को संक्षेप में समझाइए। आंसर लिखना है कि बौद्ध ग्रंथों की संकलन की प्रक्रिया निम्नलिखित जो है चरणों में पूरी हुई है। पहला चरण है कि मौखिक परंपरा। महात्मा बुद्ध अपने जीवन काल में मौखिक रूप से जो है उपदेश देते थे। उनके जीवन काल में कुछ भी जो है लिखा नहीं गया था। प्रथम जो है संघ की काउंसिल लिखा गया था, उसके बाद प्रथम संगीति जो कि काउंसिल बुद्ध के परिनिर्वाण यानी कि मृत्यु के बाद, यानी बुद्ध की जो मरने के बाद, बुद्ध के मरने के बाद, मृत्यु के बाद जो है वैशाली में उनके वरिष्ठ शिष्यों की एक सभा जो है बुलाई गई। वहां बुद्ध के उपदेशों को याद करके उनका जो है संकलन किया गया। आगे है अगला चरण है वर्गीकरण, जो कि त्रिपिटक में आता है। इन उपदेशकों को जो है त्रिपिटक में संकलित किया गया है। इन उपदेशों को विषय के आधार पर जो है तीन टोकरियों या भागों, यानी जिसे हम लोग है तीन जो त्रिपिटक है उसका जो है विनय पिटक है, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक, इन तीनों में जो है विभक्त किया गया है, बांटा गया है, और जिन्हें जो है त्रिपिटक कहा जाता है, इसे त्रिपिटक कहा गया। और त्रिपिटक किसे कहा गया हम आपको पहले बता चुके हैं, परिभाषा आपको याद होना चाहिए, है ना। लिखित रूप में देखिए, शुरुआत में ग्रंथ जो है सदियों तक मौखिक रूप से ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जो है पहुंचाए गए। बाद में लगभग पहली शताब्दी ईसा पूर्व में श्रीलंका में इन्हें जो है पहली बार जो है ताड़ के पत्तों पर, यानी कि ताम्रपत्र
पर जो है इसे लिखित रूप जो है दिया गया, जो कि हम लोग पिछले, है ना, जो कि पिछले जो है चैप्टर 3 में हम लोग पढ़ चुके हैं, ये है ना, जो ताड़ पर लिखने, ताड़ के पत्तों पर जो लिखा जाता था, अभिलेखों के बारे में, है ना, इसके बारे में, स्तंभ लेख, अभिलेख, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। ताम्रपत्र हो गया, कागज पर, ये सारा चीज हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। ये इस पर हम लोग टॉपिक जो है पिछले क्लास में पढ़े हैं और पिछले चैप्टर में। देखिए अगला सवाल आता है बच्चों कि त्रिपिटक जो है केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि ये तत्कालीन समाज और दर्शन को समझने के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत है। इस कथन की पुष्टि कीजिए, यानी कि पुष्टि करना। चलिए आंसर आपको लिखना है कि यह कथन जो है पूरी तरह सत्य है। त्रिपिटक ग्रंथों से हमें केवल जो है बौद्ध धर्म की जानकारी नहीं मिलती, बल्कि उस समय के इतिहास को जानने को भी बड़ी मदद मिलती है। क्लियर है? इस प्रकार से आंसर आपको लिख देना है ना। चलिए आगे, सामाजिक स्थिति का ज्ञान। देखिए सूत्र पिटक की कहानियों और जो है संवादों में राजाओं, व्यापारियों, दासों और शिल्पकारों का जो है जिक्र आता है। इससे यह पता चलता है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का समाज जो है कैसा था और वर्ण व्यवस्था की जो है क्या स्थिति थी। प्रशासनिक व्यवस्था जो कि विनय पिटक के नियमों से हमें यह पता चलता है कि बौद्ध संघ का संचालन जो कि गणतांत्रिक तरीकों यानी कि लोकतांत्रिक बहसों और जो है मतदान से होता था, जो तत्कालीन जो है गणराज्यों की राजनीतिक व्यवस्था को दर्शाता है। बौद्ध दर्शन की समझ, इसको भी आप समझिए। अभिधम्म पिटक के माध्यम से इतिहासकार यह जो है समझ पाते हैं कि उस दौर में मानव जो है, मानव चेतना, आत्मा और ब्रह्मांड को लेकर भारतीय उपमहाद्वीप में किस प्रकार के उन्नत दार्शनिक जो है विचार मौजूद थे। भाषा और साहित्य का विकास। इन ग्रंथों से पाली भाषा के कार्मिक विकास और लोक कथाओं जैसे कि जात कथाएं हो गया, लोक कथाओं मतलब जात कथाएं हो गया, जातक कथाएं, है ना, के लोक जीवन पर जो है प्रभाव की जानकारी मिलती है। इस प्रकार से ये आपका क्वेश्चन आंसर कंप्लीट है ना। चलिए आगे देखिए, इसका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है कि सांची की मूर्तिकला में महात्मा बुद्ध को मानव रूप में क्यों नहीं दिखाया गया। ये वीवीआई क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छे से टिक कर लीजिए। लिखेंगे कि प्रारंभिक बौद्ध धर्म यानी कि हीनयान परंपरा में बौद्ध को जो है यानी बुद्ध को भगवान के रूप में जो है मूर्ति में दिखाना वर्जित था, यानी कि मना ही था। लेकिन कलाकृतियों में उन्हें जो है इंसानी रूप देने के बजाय उनके जीवन की घटनाओं को प्रतीकों के माध्यम यानी सिंबल के माध्यम में उसे दर्शाया गया, है ना, उन्हें जो है दर्शाया गया। आगे देख लीजिए, बिल्कुल ये क्लियर है। हाँ, सांची मूर्तिकला महात्मा, हाँ ठीक है, दिखलाया गया। तो यहाँ तक आपको आंसर लिख देना, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल आता है बच्चों, कहता है कि सालभंजिका की मूर्ति जो है सांची के स्तूप में कहाँ स्थित है। इसको याद रखिएगा। सालभंजिका की सुंदर मूर्ति सांची के स्तूप के जो है तोरण द्वारों यानी कि तोरण द्वारों जो कि प्रवेश द्वार है उनके किनारों पर छज्जे को जो है सहारा देते हुए लटकी हुई मुद्रा में जो है दिखाई गई है। ये आप गूगल पर करोगे ना तो आपको दिखेगा ये जो इस प्रकार से जो प्रवेश द्वार होता है यहाँ पर ऐसे करके सांची लटका हुआ देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल है कि सांची के स्तूप पर जो है उत्कीर्ण यानी कि गज लक्ष्मी या माया की मूर्ति जो है क्या दर्शाती है भैया। तो आंसर लिखेंगे कि इस मूर्ति में एक महिला कमल के आसन पर बैठी है, दो हाथों यानी कि दो हाथी उन पर जो है जल छिड़क रहे हैं। बौद्ध परंपरा के अनुसार यह बुद्ध की माता माया का प्रतीक है, जबकि लोक परंपरा में उन्हें जो है सौभाग्य लाने वाली देवी लक्ष्मी माना जाता है। इस प्रकार से आप इसको अच्छे से आंसर लिखेंगे, ठीक है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कह रहा है कि सांची की मूर्ति कला में प्रयुक्त प्रमुख जो है प्रतीकों और उनके अर्थों को स्पष्ट कीजिए। चलिए इसको अर्थ स्पष्ट करते हैं, प्रतीक और अर्थ को स्पष्ट करते हैं। देखिए इतिहासकारों ने सांची के मूर्तियों में प्रतीकों का अध्ययन करके उनके गहरे जो है अर्थ निकाले हैं। रिक्त आसन यानी खाली सिंहासन, इसमें यह प्रतीक दिया, इसका अर्थ दिया है कि यह बुद्ध के ध्यान की दिशा को दर्शाता है। स्तूप का प्रतीक यह बुद्ध के परिनिर्वाण यानी कि मृत्यु या मोक्ष का प्रतीक को दर्शाता है। धर्म चक्र यानी कि पहिया, यह बुद्ध द्वारा जो है सारनाथ में दिए गए प्रथम उपदेश यानी कि धर्म चक्र
प्रवर्तन को दर्शाता है। क्लियर? ये जो है आपका मूर्तिकला का जो प्रयुक्त प्रमुख जो है प्रतीक है उसके बारे में, उसके अर्थ के बारे में आप समझ चुके होंगे। उसके बाद आता है एक और है बोधि वृक्ष। याद रखिएगा, बोधि वृक्ष में लिखेंगे यह उस पीपल के पेड़ को दर्शाता है जिसके नीचे बुद्ध जो है ज्ञान प्राप्त करता है, शिक्षा प्राप्त करता है। क्लियर? चलिए आगे, अगला जो सवाल है इसी टॉपिक से है। कहता है कि सांची की स्तूप पर जो है उत्कीर्ण यानी कि साल भंजिका की मूर्ति का क्या महत्व है। लिखेंगे कि शुरुआत में इतिहासकार इस मूर्ति को देखकर हैरान थे क्योंकि इसका जो है बौद्ध धर्म से सीधा संबंध नहीं था। बाद में जो है लोक परंपराओं के अध्ययन से पता चलता है कि यह एक ऐसी महिला की मूर्ति है जिसके छूने से वृक्षों में फूल खिल जाते थे और फल लग जाते थे। इसे एक शुभ प्रतीक माना जाता था। यह मूर्ति जो है दर्शाती है कि जो लोग बौद्ध धर्म में शामिल हुए वे अपने साथ है अपनी पुरानी लोक मान्यताओं, प्रतीकों और परंपराओं को भी बौद्ध कला का हिस्सा मान बैठे थे। इस प्रकार से आपको लिख देना है। क्लियर है? अरे भाई कितना सवाल है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे अगले आप देख लीजिए कितने चलो। हाँ यहाँ है। चलिए अगला सवाल इसी चैप्टर का है, इसी टॉपिक से है। कहता है कि सांची की मूर्ति कला केवल जो है बुद्ध के जीवन को ही नहीं बल्कि तत्कालीन लोक कथाओं, प्रकृति और जानवरों के प्रति जो है प्रेम को भी दर्शाती है। इस कथन की विस्तार से व्याख्या कीजिए। लिखेंगे कि सांची की मूर्ति कला बहुत जो है समृद्ध है, यानी प्रसिद्ध है और यह केवल जो है धार्मिक सिद्धांतों का तक सीमित नहीं है। जातक कथाओं का चित्रण तोरण द्वारों यानी कि जो प्रवेश द्वार है वहां पर जो है बुद्ध के पूर्व जन्मों की जो है कहानियों यानी कि जातक कथाओं को नक्काशी के जरिए यानी कि उभरा गया है और उकेरा गया है। नक्काशी के जरिए से जो है उकेरा गया है। उदाहरण के लिए जो है वेशांतर जातक की जो है कहानियां को एक जो है तोरण द्वार पर जो है दिखलाया गया है, जहां एक दानी राजकुमार अपना सब कुछ जो है दान कर जंगल जो है चला जाता है, जो कि बुद्ध के बारे में बतलाया गया है ना। जानवरों का सजीव चित्रण। सांची में हाथियों, घोड़ों, बंदरों और मवेशियों की बहुत सुंदर और सजीव जो है मूर्तियां है। इतिहासकारों का मानना है कि यहाँ जानवरों को मनुष्यों के गुण जैसे शक्ति, बुद्धि और भक्ति के प्रतीक के रूप में या दर्शकों को आकर्षित करने के लिए बनाया गया था। प्राकृतिक तत्व। मूर्तियों में पेड़ पौधों, कमल के फूलों और लताओं की जो है बारीक नक्काशी की गई है, जो यह दिखाती है कि उस दौर के कलाकारों का प्रकृति के साथ जो है कितना गहरा जुड़ाव था। सांस्कृतिक समन्वय। देखिए यहाँ सर्पों की जो है पूजा करने वाले लोगों जैसे कि नाग परंपरा और जो है यक्षिणियों की जो है आकृतियां भी मिलती है, यानी कि जो भिक्षा मांगने वाली है, भिक्षा मांगने वाला पुरुष, भिक्षा मांगने वाली स्त्री, उनका भी जो है आकृति यहाँ पे देखने को मिलता है, जिससे जो है यह साबित होता है कि बौद्ध कला ने उस समय के स्थानिक धर्मों और लोक संस्कृतियों को अपने अंदर जो है समाहित कर लिया है, यानी कि उसे जो है सम्मिलित कर लिया है। ठीक है, ये जो है आपका क्वेश्चन आंसर कंप्लीट। अब अच्छे से समझिए कि स्तूप का जो है शाब्दिक अर्थ होता क्या है। देखिए स्तूप के बारे में आप लोग समझ चुके हैं। स्तूप, अब शाब्दिक अर्थ का मतलब समझिए प्यारे बच्चों, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि स्तूप का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। याद रखेंगे स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है टीला। स्तूप का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? टीला होता है। यह एक जो है पवित्र अर्धगोलाकार संरचना है जिसमें बौद्ध धर्म के अनुयायी जो है महात्मा बुद्ध या उनके प्रमुख जो है शिष्यों के अवशेष जैसे कि अस्थियां, दांत, राख जो है रखते थे, उसी को जो है स्तूप कहा गया। स्तूप का मतलब टीला है ना। टीले के अंदर भी ये सारी चीजें जो है रखी जाती, संग्रहित रखा जाता था, सुरक्षित रखा जाता था। क्लियर है? चलिए अब आगे समझ लेते हैं जैन धर्म की जो है दो मुख्य सिद्धांत के बारे में, है ना। चलिए याद रखिए, देखिए जैन धर्म के दो मुख्य सिद्धांत, देखिए अहिंसा और कर्म का सिद्धांत। तो पहला है अहिंसा, दूसरा है कर्म का सिद्धांत। संसार के कण कण यानी पेड़ पौधे, जीव जंतु में जीवन है, अतः किसी को भी चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। यह जो है जैन का जो है अहिंसा का सिद्धांत है।
और जैन का जो है कर्म का सिद्धांत कहता है कि जन्म और पुनर्जन्म का चक्र व्यक्ति के कर्मों के आधार पर जो है निर्धारित होता है। अगर आप जो कर्म करोगे तो नेक्स्ट में उसी कर्म के अनुसार, यानी कि इस जो आज कर्म करोगे उसके अनुसार जो है नेक्स्ट जो है जब जन्म आपका होगा, पुनर्जन्म होगा, तो उसके कर्म के अनुसार आपका जो है जन्म होगी, है ना। चलिए अब आगे समझते हैं संघ से आप क्या समझते हैं। संघ से आप क्या समझते हैं, लिखेंगे कि संघ बुद्ध की अनुयायियों, भिक्षुओं और भिक्षुणियों का एक जो है संगठन था, जहां लोग जो है सादा जीवन जीते थे और बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का प्रचार करते थे। उसे जो है संघ कहा गया है। अब आगे सांची के स्तूप को जो है सुरक्षित रखने के लिए किनका योगदान रहा, तो देखिए सांची के स्तूप को जो है सुरक्षित रखने के लिए जो भोपाल है, भोपाल की जो बेगमें हैं, है ना, बेगमों का जो है यानी कि शाहजहां बेगम और जो है उनकी उत्तराधिकारी सुल्तान जहां बेगम का जो है सबसे महत्वपूर्ण जो है योगदान रहा, जिन्होंने इसके संरक्षण के लिए जो है भारी जो है धनराशि दी है, भारी योगदान भी दिया है। चलिए आगे अगला सवाल है प्यारे बच्चों, मैंने अभी जस्ट आप लोगों को कहा है, जब शुरुआत में ही कहे थे कि ये सवाल भाई आपके एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा, इसको आप लोग ना अच्छे से रट लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। हमने क्या कहा था कि अमरावती का स्तूप क्यों नष्ट हो गया, हमने ये कहा था कि एग्जाम में पूछेगा कि अमरावती जो है क्यों नष्ट हो गया, और जो है जबकि सांची जो है सुरक्षित रह गया, क्यों। तो देखिए सवाल क्या है, इसको समझिए। सवाल है कि अमरावती का स्तूप जो है क्यों नष्ट हो गया जबकि सांची का स्तूप जो है सुरक्षित रहा, क्यों। तो यहाँ पे आंसर लिखेंगे बच्चों, आपको इसको समझिएगा कि अमरावती यहाँ के राजा और ब्रिटिश अधिकारी स्तूप की मूर्तियों और पत्थरों को अपने साथ ले गए, जिससे जो है यह धीरे धीरे जो है नष्ट हो गया और इसकी देखरेख का कोई जो है ठोस जो है तंत्र नहीं था। और लेकिन जो कि सांची का स्तूप है वहां पर जो है इसका देखरेख किया गया। याद रखेंगे सांची का स्तूप लिखेंगे, सांची का स्तूप जो है अपनी मूल जगह पर ही बना रहा। भोपाल की बेगमों ने इसे यूरोपियों अधिकारियों जैसे फ्रांसीसी और जो है अंग्रेजों को ले जाने से रोका और इसके संरक्षण में रुचि दिखाई, इसे जो है मरम्मत भी इसका कराया गया, इसलिए ये जो है सुरक्षित है। तो इसलिए बच्चों यहाँ पे याद रखिएगा अमरावती जो है इसे नष्ट हो गया, और लिखेंगे लास्ट में यही कारण रहा कि अमरावती नष्ट हो गया जबकि जो है सांची का स्तूप जो है वो सुरक्षित रहा। ये पूरी तरह से क्लियर कंप्लीट है। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए आगे टॉपिक है कि बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य को विस्तार से समझाइए। अभी तो हमने बताया भाई, अभी हमने बताया है दुख समुदाय, दुख निरोध और जो है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। अरे ये चीजें हम बता चुके हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। दुख यानी कि संसार दुखों से भरा है। दुख जो है समुदाय, दुख का मूल कारण जो है तृष्णा यानी इच्छा या मोह है। दुख निरोध यानी इच्छाओं का पर विजय पाकर दुख से मुक्ति संभव है, निर्वाण कर सकते हैं, है ना। दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा यानी कि प्रतिपदा, इसका मतलब हो गया कि निर्वाण प्राप्ति के लिए जो है अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण जो है करना आवश्यक है। तो ये जो है बौद्ध धर्म के जो है 4 आर्य सत्य हैं जो कि आप यहाँ पर देख चुके हैं। इसके बारे में हम शुरुआत में भी हम बताए हैं, इसको आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इसको आप लोग कॉपी में नोट करते जाएंगे। चलिए आगे देखिए, अगला है कि पौराणिक हिंदू धर्म, है ना, पौराणिक हिंदू धर्म में मंदिर निर्माण की शुरुआत जो है किस प्रकार से हुई। तो आपको याद रखना है कि शुरुआत में जो है मंदिर बहुत जो है साधारण थे। यह एक छोटा सा जो है वर्गाकार कमरा होता था जिसे जो है गर्भगृह जो है कहा जाता था। धीरे धीरे इस गर्भगृह के ऊपर जो है एक ऊंचा जो है ढांचा बनने लगा जिसे जो है शिखर कहते हैं। मंदिरों की दीवारों को सुंदर मूर्तियों से जो है सजाया जाने लगा और इनके सामने एक जो है मंडप यानी कि सभा भवन जो है बनाया जाने लगा। तो इस प्रकार से जो है पौराणिक हिंदू धर्म में जो है मंदिरों का निर्माण की शुरुआत हुई है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। क्लियर प्यारे बच्चों। नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट जो है टॉपिक आता है कि बौद्ध धर्म के प्रसार में संघ की भूमिका अत्यंत जो है महत्वपूर्ण थी। चर्चा कीजिए। चलिए आंसर आपको देना है, इस पर चर्चा ये करना है कि बौद्ध धर्म के प्रसार में जो है संघ की भूमिका, संघ में जो है सभी वर्गों यानी जाति या सामाजिक स्तर के भेदभाव के बिना को जो है प्रवेश की अनुमति थी। यहाँ भिक्षु सादा जीवन जीते, उपदेश देते और शिक्षा जो है ग्रहण करते थे, है ना। और संघ ने जो है
बुद्ध की शिक्षाओं को आम जनता तक पहुंचाने, तर्क करने और जो है अनुशासन बनाए रखने का काम किया, जिससे बौद्ध धर्म की जो है तेजी से फैला, यानी बौद्ध धर्म जो है काफी तेजी से फैला। अगला देखिए दिया गया है कि सांची के स्तूप की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए और यहाँ क्यों एक जो है पवित्र स्थल माना जाता है, यानी कि इसे जो है क्यों पवित्र स्थल माना जाता है, ये पूछा गया है ना। चलिए इसका आंसर लिखेंगे बच्चों, याद रखिएगा, सांची के स्तूप की संरचना लिखेंगे अंड, जो कि अर्ध गोलाकार टीला जो ब्रह्मांड का प्रतीक है। हर्मिका, स्तूप के जो है शिखर पर बनी छज्जे जैसी संरचना जो कि देवताओं का घर मानी जाती थी। यष्टि यानी कि हर्मिका से निकलती हुई एक छतरी जो स्तूप की पवित्रता का प्रतीक है। तोरण, चार दिशाओं में बने सुंदर प्रवेश द्वार को ही तोरण कहा गया है। महत्व, इसका महत्व यह है कि इसे बुद्ध के महापरिनिर्वाण और उनके पवित्र अवशेषों के कारण अत्यंत जो है पवित्र माना जाता था। क्लियर है। चलिए आगे, अगला यहाँ पे देख लीजिए प्यारे बच्चों, दिया गया है कि जैन और बौद्ध धर्म की जो है शिक्षाओं में समानताएं और जो है अंतर स्पष्ट कीजिए। चलिए सबसे पहले इसकी जो है समानता को देख लेते हैं। समानता देखेंगे कि दोनों ही धर्मों में जो है वेदों की सर्वोच्चता को जो है नकारा, यज्ञों और जो है पशु बलि का विरोध किया और सरल अहिंसक जीवन का संदेश दिया। दोनों ही धर्मों में जो है मोक्ष या निर्वाण को जीवन का लक्ष्य जो है माना है। और इसका जो है अंतर ये है, अंतर को भी देख लीजिए कि जैसे कि धर्म अहिंसा को लेकर बहुत जो है अधिक कठोर है, जैन धर्म जो है अहिंसा को लेकर के बहुत ज्यादा कठोर है। कृषि में भी जीवों की अहिंसा के कारण इसे जो है वर्जित माना है। लेकिन बौद्ध धर्म ने मध्यम जो है मार्ग पर बल दिया है, यानी बीच वाला रास्ता जो है पर बल दिया है। ना बहुत जो है विलासिता है और ना ही बहुत कठोर तपस्या की बात की है। जबकि जैन धर्म में कठोर तपस्या को मोक्ष का मार्ग माना है। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों जैन धर्म और जो है बौद्ध धर्म की समस्याएं और समानताएं और अंतर को हम लोग पढ़ चुके हैं। अच्छे से इसको नोट कर लीजिए, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अगला यहाँ पे देख कह रहा है, अगला टॉपिक है, समझिए। सवाल यहाँ पे कह रहा है कि सांची के स्तूप का अंड क्या है और यह किसका प्रतीक माना जाता है। तो आंसर आपको याद रखना है कि सांची के स्तूप का अंड इसका मुख्य यानी कि अर्धगोलाकार हिस्सा है। यह ब्रह्मांड का प्रतीक माना जाता है। बौद्ध धर्म में यह बुद्ध के महापरिनिर्वाण और उनके पवित्र अवशेषों यानी अस्थियां, राख आदि को सुरक्षित रखने के लिए जो है बनाया गया एक पवित्र जो है टीला है। क्लियर है ना। चलिए आगे, अगला है कि जैन धर्म में अहिंसा का क्या महत्व है। जैन धर्म में अहिंसा का महत्व इस प्रकार से है कि जैन धर्म के अनुसार अहिंसा सर्वोच्च वस्त्र है। जैन दर्शन का मानना है कि संसार का कण कण, चाहे वह पत्थर हो, चट्टान हो, जल हो या पेड़ पौधे, जीवंत है यानी कि जीवित है। इन सभी जीवों में प्राण होते हैं, इसलिए किसी भी जीव को चोट पहुंचाना, कष्ट देना या मारना घोर पाप जो है माना जाता है। जैन धर्म में अहिंसा का पालन केवल शब्दों तक सीमित नहीं बल्कि यह भिक्षुओं और गृहस्थों के दैनिक जीवन और उनके आचरण का आधार है। यहाँ तक कि खेती या अन्य कार्यों में भी सूक्ष्म जीवों की हिंसा से जो है बचने के लिए कठोर नियमों का पालन किया जाता है। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों जैन धर्म में अहिंसा का महत्व है। क्लियर है, नोट करते जाएंगे, है ना। चलिए आगे, अगला है कि बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग में से किन्हें दो का नाम बताइए। अरे भाई इसमें 8 गो है, 8 गो जो है इसका जो है दिया गया है। इसमें कह रहा है 2 ही मार्ग के बारे में बताना है, तो लिखेंगे बौद्ध धर्म के जो है अष्टांगिक मार्ग जो है किन्हीं 2 का नाम। तो यहाँ पे लिखेंगे बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग में से कोई भी 2 नाम जो है ले सकते हैं, जो कि हमने यहाँ पे 2 नाम दिया है ना। सम्यक दृष्टि यानी कि राइट व्यू, यानी कि सत्य और असत्य की भी जो है सही अंतर का परख होना चाहिए, समझना चाहिए, है ना। सम्यक कर्म यानी कि जो है राइट एक्शन होना चाहिए, सदाचरण करना और जो है अहिंसा का पालन करना। ये 2 हो गया, है ना। तो 2 हमने यहाँ पे अष्टांगिक का 2 मार्ग पूछा गया था, यहाँ 2 को हम बता दिए। क्लियर है। और यहाँ लिखेंगे अन्य मार्ग है जो कि सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक जो है आजीविका, सम्यक प्रयत्न, सम्यक जो है स्मृति और जो है सम्यक समाधि। ये जो है अन्य है, लेकिन 2 को पूछा गया तो 2 को हम यहाँ पे बताना है, ठीक है। चलिए आगे,
अरे भाई साहब, देखिए अगला सवाल आ रहा है बच्चों कि भोपाल की बेगमों का सांची के स्तूप के संरक्षण में क्या योगदान था। क्या आप इसका जो है उत्तर देना चाहेंगे? जी हाँ, बिल्कुल उत्तर देना चाहेंगे। लिखेंगे कि भोपाल की बेगमों का सांची के स्तूप के संरक्षण में योगदान। लिखेंगे कि सांची के स्तूप को आज हम जिस सुरक्षित और जो है भव्य रूप में देख पा रहे हैं, उसका पूरा श्रेय जो है भोपाल की बेगमों यानी कि विशेषकर जो है शाहजहां बेगम और उनकी जो उत्तराधिकारी है सुल्तान जहां बेगम को जाता है। और उनका योगदान जो है निम्नलिखित बिंदुओं को समझा जा सकता है। उनका योगदान इस प्रकार से रहा। पहला रहा कि वित्तीय सहायता देकर के, यानी कि शाहजहां बेगम ने सांची के स्तूप के संरक्षण और जो है मरम्मत के लिए जो है उदारता पूर्वक जो है भारी जो है धनराशि दी, है ना, उसको संरक्षित करने के लिए, उसको जो है मरम्मत करने के लिए। यूरोपीय अधिकारियों से जो है उसको सुरक्षित रखा। उस समय जो है कई अंग्रेज और फ्रांसीसी जो है अधिकारियों सांची के प्राचीन मूर्तियों और जो है तोरण द्वारों को ले जाने चाहते थे, लेकिन उनकी जो है यानी कि बेगम की चालाकी के कारण जो है उसका डुप्लीकेट यानी उसका जेरॉक्स उसको दे दिया, फोटो कॉपी दिया, है ना। तो भोपाल की जो है बेगमों ने ना केवल जो उन्हें ऐसा करने से रोका, बल्कि स्तूप की जो है मूल संरचना को वही सुरक्षित बनाए रखने की में मदद की। और उसके जगह पे क्या किया कि जो स्तूप है उसके जगह पे उसको जो है डुप्लीकेट स्तूप जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस से बना करके उसको दे दिया, है ना। ये उसकी चालाकी रही। संग्रहालय की स्थापना उन्होंने किया, है ना। देखिए सुल्तान जहां बेगम ने वहां एक संग्रहालय यानी कि म्यूजियम और एक जो है अतिथि गृह यानी कि गेस्ट हाउस का निर्माण करवाया, ताकि जो है शोधकर्ता और जो है पर्यटक वहां आकर जो है अध्ययन कर सके। उन्होंने जो है जॉन मार्शल जैसे हस्तियों के नेतृत्व में हुए खुदाई कार्यों और जो है संरक्षण के प्रयासों के लिए जो है आर्थिक और प्रशासनिक जो है सहायता भी प्रदान की। निष्कर्षण में आप समझ, निष्कर्षण भी आपको लिखना है कि यदि भोपाल की बेगमों ने समय रहते ध्यान न दिया होता तो ये जो सांची का स्तूप है ये भी जो है अमरावती के स्तूप की तरह ही नष्ट हो जाता, बर्बाद हो जाता, खंडित हो गया होता। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप लोगों को आंसर लिख देना है। क्लियर है ना, क्लियर है। चलिए तो प्यारे बच्चों आज की क्लासेस में यहीं पर जो हम लोग समाप्त करेंगे, यहीं पर हम लोग जो है रखने वाले हैं। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग जो है आगे हम लोग पढ़ेंगे पृष्ठभूमि, यज्ञ और विवाद के बारे में, और आगे भी हम लोग टॉपिक पर समझने वाले हैं। तो इस टॉपिक पर पूरा डिस्कस करके समझेंगे, है ना। और आज की क्लासेस में जितना भी टॉपिक पर हम लोग डिस्कस किए हैं अच्छे से समझे हैं, सटीक और आसान भाषा में आपको बताने की पूरी कोशिश किया हूँ। और प्यारे बच्चों अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पे भी आपको डाउट लग रहा है, कहीं पे भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं। या लाइव आप देख रहे हैं, है ना, वीडियो सैल्यूट में देख रहे हैं या लाइव एप्लीकेशन में देख रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर पूछिएगा, है ना। कहीं पे डाउट हो तो आपको जो है डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। डाउट नहीं रहना चाहिए, हम ये चाहते हैं कि किसी भी क्लास में आपका जो है डाउट नहीं रहना चाहिए। क्लियर है। तो चलिए बच्चों आज की क्लासेस बस इतना ही। इस क्लासेस को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इस क्लासेस को लाइक नहीं किया तो लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।